हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज के लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एमलमेशन ऑफ कंपनी। एंड आज के लेक्चर में हम उसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो पूरा टॉपिक है एमलमेशन ऑफ कंपनी, इसको मैं 3 से 4 वीडियोज में कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं डिटेल में कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो अगर हम बिजनेस कॉम्बिनेशन के फॉर्म्स की बात करें तो 3 मेन फॉर्म होते हैं, एमलमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो इन्हीं 3 के बारे में डिटेल में आज हम समझेंगे कि इनके ये क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। और रिकंस्ट्रक्शन 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये भी हम समझेंगे विद एग्जांपल। और फिर ये जो तीनों टर्म अभी मैंने बताया ना, एमलमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो समझेंगे। और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, ये हम आज के लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में हम पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है एमलमेशन का, वो आज हम करने वाले हैं डिस्कस। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मेरे चैनल पर आपको क्लास 11th 12th बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसे मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल पढ़ाया है। तो जरूर इनका फायदा उठाइए और इस लेक्चर के बाद मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। मैंने आपके लिए आज की तारीख तक यानी नवंबर 2021 तक मैंने आपके लिए अप्रोक्सीमेट 250 वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। तो इनका जरूर फायदा उठाइए, खुद भी पढ़ें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको जरूर शेयर करें। ठीक है, और लेक्चर के एंड में अगर आपको लगे कि आपने कुछ आज नया सीखा है, आपने कुछ नॉलेज गेन की है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो इन वीडियो को लाइक करना एकदम मत भूलिएगा। राइट, और एक लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको मेरे यूट्यूब पर जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं उनकी अगर नोट्स चाहिए इन पीडीएफ फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी। आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पर पिंग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एमलमेशन, वैसे हिंदी में ये जो वर्ड है एमलमेशन, इसका मतलब होता है मिलाना। ठीक है, जब दो कोई चीज मिले दैट इज कॉल्ड एमलमेशन। ठीक है, तो यहाँ पर तो कंपनीज की बात, बिजनेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे एमलमेशन का क्या मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपनी, व्हेन टू और मोर कंपनी जो सिमिलर बिजनेस कर रही हो, जब वो लिक्विडेट हो और एक नई कंपनी जो फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड एमलमेशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एमलमेशन। एमलमेशन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा कंपनी जो सिमिलर बिजनेस कर रही हो, ठीक है, वो लिक्विडेशन में जाएं और एक नई कंपनी फॉर्म हो, तो इसको हम कहते हैं एमलमेशन। जैसे एग्जांपल के लिए एक ए लिमिटेड कंपनी है, एक बी लिमिटेड कंपनी है, दोनों सेम काम कर रही हैं, सेम बिजनेस में है। ठीक है, और इन्होंने डिसाइड किया कि ये दोनों कंबाइन हो जाती हैं, हाथ मिला लेती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, तो क्या होगा, एक बड़ी नई कंपनी फॉर्म हो जाएगी। उसका नाम सी लिमिटेड कंपनी भी हो सकता है या ए बी लिमिटेड कंपनी भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एमलमेशन। ठीक है, ये दोनों पहले जो कंपनीज थी, ये क्या था, इनके बीच में आपस में बहुत कंपटीशन था। देखिए मार्केट तो वही है, ठीक है, मार्केट वही है, उस मार्केट में ये कंपनी भी वही बिजनेस कर रही है, सेम वही प्रोडक्ट सेल कर रही है, बी कंपनी भी वही प्रोडक्ट सेल कर रही है। तो क्या था, मार्केट इनके बीच में बटा हुआ था। इनके कस्टमर भी कॉमन थे, कभी कस्टमर इनके प्रोडक्ट लेते थे, कभी इनके बीच इनका प्रोडक्ट लेते थे। तो इनके बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो फिर इन कंपनी ने डिसाइड किया कि ये आपस में मिल करके एक बड़ी कंपनी फॉर्म करेंगे। इससे क्या है, इनके बीच का जो कंपटीशन है वो खत्म हो गया। अब वो एक बड़ी कंपनी बन गई, तो अब वो बेटर मार्केट को कंट्रोल कर सकती हैं, वो अपने हिसाब से अब प्राइसिंग कर सकती हैं। ठीक है, अब उनका कस्टमर्स पे ज्यादा कंट्रोल हो सकता है, मार्केट पे ज्यादा कंट्रोल हो सकता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एमलमेशन। जब दो या दो से ज्यादा कंपनी जो सिमिलर बिजनेस कर रही हो वो लिक्विडेट हो और एक नई कंपनी बने, तो उसको कहते हैं एमलमेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दूसरा टर्म बताती हूँ, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी एक फॉर्म है। मैं बताई थी ना, बिजनेस कॉम्बिनेशन के फॉर्म 3 हैं, एमलमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो एमलमेशन तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती है,
बस एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को परचेज करके अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है, मिला लेती है अपने में। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्ब करना मतलब सोखना। यानी एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कोई नई कंपनी नहीं फॉर्म होती है, ये बड़ी कंपनी है, इसने एक छोटी सिक कंपनी को, एक छोटी कंपनी थी, इसको अपने में क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और ये कंपनी अब और बड़ी कंपनी बन गई। जैसे ए लिमिटेड कंपनी एक छोटी कंपनी थी, बी लिमिटेड कंपनी एक बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो बी लिमिटेड कंपनी ने ए लिमिटेड कंपनी को क्या कर लिया, परचेज कर लिया। ठीक है, अब बी लिमिटेड कंपनी क्या हो गई, और बड़ी कंपनी हो गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब ए लिमिटेड कंपनी के भी रिसोर्सेज ऐड हो गए हैं। तो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में कोई नई कंपनी नहीं फॉर्म हुई है, बस बिग कंपनी ने स्मॉल कंपनी को खरीद लिया है। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसमें जो ये कंपनी होती है ना, ये होती है सेलिंग कंपनी, ये सेल हो रही है और इस कंपनी ने इसको परचेज किया, ये परचेजिंग कंपनी होती है। ठीक है, और अगर इस वाले पिछले का एग्जांपल बताऊं तो ये दोनों क्या है, ये सेलिंग कंपनी है, ये दोनों लिक्विडेट हो रही है, सेल हो रही है, और ये कंपनी इनको टेक ओवर कर रही है, परचेज करके ये कंपनी बन रही है, तो ये परचेजिंग कंपनी। ठीक, अब सवाल ये आता है कि ये जो एमलमेशन है, एब्जॉर्प्शन है, ये इसका फायदा क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अभी मैंने डिस्कस किया था, पहले जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज थी मार्केट में, तो क्या था, कस्टमर इन कंपनीज के बीच में बटे हुए थे, और मार्केट शेयर भी इन कंपनीज के बीच में बटा हुआ था, और इन कंपनीज का आपस में क्या था, बहुत राइवलरी थी, कंपटीशन बहुत ज्यादा था। ठीक है, जिसमें सभी का नुकसान हो रहा था। तो इन कंपनी ने डिसाइड किया कि ये क्या करेंगे, एमलमेट हो जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, कंबाइन करके एक नई कंपनी, बड़ी कंपनी बनाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा है टू एलिमिनेट द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। इससे क्या होगा, जो इनके बीच में जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था वो खत्म हो जाएगा, और इनके बीच में जो राइवलरी थी, दुश्मनी थी एमलमेटिंग कंपनी के बीच में, वो खत्म हो जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एमलमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है एमलमेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, वो ये है, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। यानी जब दो कंपनी कंबाइन होकर के एक बड़ी कंपनी बन गई, तो अब क्या होगा, उनका जो प्रोडक्शन होगा वो भी तो लार्ज स्केल पे होगा, बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन होगा। इससे क्या होगा, इकोनॉमीज, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विल रिड्यूस। इससे अब कंपनी को जो प्रोडक्शन है वो और सस्ता पड़ेगा, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल रिड्यूस, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है एमलमेशन का, तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू हैव बेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट। अब एमलमेशन के बाद जो कंपनी फॉर्म होती है, अब उसका क्या होगा, बेटर कंट्रोल होगा मार्केट पे, क्योंकि अब मार्केट में कंपनीज कम हो गई हैं। अगर इस मार्केट में 3 कंपनी थी, अब इसमें 2 कंपनी अगर कंबाइन होके एक बड़ी कंपनी बन गई है, तो अब उस कंपनी का क्या होगा, बेटर कंट्रोल होगा मार्केट पे, और अब वो अपने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी टू अ लार्ज एरिया। ठीक है, तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द कैपिटल। अब ये जो बड़ी कंपनी है, इसका कैपिटल भी तो इंक्रीज हो जाएगा, दो कंपनीज का कैपिटल अब इकट्ठा होके इस बड़ी कंपनी में आ गया है ना। ठीक है, तो क्या होगा, एमलमेशन का चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द कैपिटल। इससे इनका कैपिटल और बढ़ जाएगा, जिससे जो भी उनका टारगेट है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ये टारगेट अचीव हो पाएगा। तो ये इनके 4 ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमलमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एमलमेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, और उनके ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक, अब तीसरा फॉर्म देखते हैं। तीसरा फॉर्म मैंने बताया था ना, रिकंस्ट्रक्शन। री मतलब दोबारा, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण करना, फिर से बनाना। तो रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एमलमेशन एंड एब्जॉर्प्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है रिकंस्ट्रक्शन। इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, रिकंस्ट्रक्शन में देयर इज नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ एनी कंपनी। यहाँ पे कोई कंपनी कंबाइन नहीं कर रही होती है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा होता है, कंपनी का रीऑर्गेनाइजेशन। रिकंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा होता है, रीऑर्गेनाइजेशन, यानी कंपनी फिर से रीऑर्गेनाइज, फिर से फॉर्म हो रही होती है। वो कंपनी जो अभी तक बहुत ह्यूज लॉसेस में थी, जिसके बहुत ही एक्यूमुलेटेड ह्यूज लॉसेस हो गए थे, तो अब वो इस लॉसेस को क्या करेगी, वाइप्ड ऑफ करेगी, खत्म करेगी। ठीक है, तो वो अपने आप को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करेगी।
जब पहले कंपनी फॉर्म हुई थी तो उसने शायद अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ पॉइंट्स नहीं इंक्लूड किए थे, जिसकी वजह से उसको वर्किंग में प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो जो एक्स लिमिटेड कंपनी है वो किस, और उसको बहुत सारे लॉसेस भी हो रहे थे, उसके मतलब लॉसेस एक्यूमुलेट हो गए थे कई सालों के। तो अब ये एक्स लिमिटेड कंपनी लिक्विडेट होगी और एक नई कंपनी फॉर्म होगी, न्यू एक्स लिमिटेड कंपनी, न्यू एक्स लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो दिस इज रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये रिकंस्ट्रक्शन है। इसमें क्या होता है, कंपनी रीऑर्गेनाइज होती है, फिर से ऑर्गेनाइज होती है, ताकि वो अपने जो एक्यूमुलेटेड ह्यूज लॉसेस हैं उनको क्या कर सके, वाइप्ड ऑफ कर सके। ठीक है, तो दिस इज रिकंस्ट्रक्शन। और रिकंस्ट्रक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। पहले मैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बताती हूँ। तो ये जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है ना, दिस इज लिटिल बिट सिमिलर टू एमलमेशन। ये एमलमेशन की तरह काफी कुछ सिमिलर है, लेकिन एग्जैक्टली वही नहीं है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक नई कंपनी फॉर्म होती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक नई कंपनी फॉर्म होती है टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक कंपनी। अभी तक जो सिक कंपनी थी, जो लॉस मेकिंग कंपनी थी, जिसको ह्यूज लॉस हो रहा था, ह्यूज लॉस एक्यूमुलेट हो गया था, और जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में जो कंपनी थी, उस कंपनी को टेक ओवर करती है एक नई कंपनी। ठीक है, ये होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में अभी जो मैंने बताया था, कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसको बहुत लॉसेस हो रहे हैं, बहुत फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, और उसका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था वो भी इतना अच्छा नहीं था, उसमें कुछ पॉइंट नहीं थे। तो अब ये कंपनी क्या होगी, लिक्विडेट हो जाएगी, और इसको टेक ओवर कौन सी करेगी, नई कंपनी, न्यू एक्स लिमिटेड कंपनी इसको टेक ओवर करेगी। ठीक, और ये जो न्यू एक्स लिमिटेड कंपनी है, ये कोई बाहर की कंपनी नहीं है, इसमें वही इंप्लॉइज हैं, वही शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, वही टॉप मैनेजमेंट है, बस पूरा कह लीजिए पैकेजिंग चेंज हो गई है। वही कंपनी है इन अ न्यू पैकेज, एक नए पैकेज में वही कंपनी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जिस्टिंग कंपनी इज वाउंड अप। ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी एक्स लिमिटेड कंपनी है, ये वाइंड अप हो जाती है कैसे, बाई सेलिंग इट्स बिजनेस। ये कंपनी अपने बिजनेस को सेल करती है टू इट्स न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। यहाँ पे ये है सेलिंग कंपनी, ये है परचेजिंग कंपनी। ये है सेलिंग कंपनी, ये सेल करती है। ठीक है, और ये है परचेजिंग कंपनी जो इसको टेक ओवर करती है, परचेज करती है। यहाँ पे नाम सेम रहता है, विद द सिमिलर नेम एंड ओन्ड बाय सेम शेयर होल्डर। यहाँ पे सेम शेयर होल्डर है, सिमिलर नेम है, सब कुछ सेम है, बस कह लीजिए पैकेजिंग थोड़ी चेंज हो गई है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एक्स लिमिटेड कंपनी को टेक ओवर कर लिया है एक न्यूली फॉर्म न्यू एक्स लिमिटेड कंपनी में। ठीक है, इसको टेक ओवर कर लिया है। तो ये क्या होता है, ये होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया, इसका क्या पर्पस है। सबसे पहला इसका पर्पस है टू राइट ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ द पास्ट ईयर। पिछले कुछ साल के जो ह्यूज लॉसेस हो रहे थे, जो एक्यूमुलेट हो गए थे, इसको राइट ऑफ कर सके, इसलिए भी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, एंड टू ब्रिंग डाउन द वैल्यू ऑफ एसेट टू देयर रियल वर्थ। यानी जो वैल्यू ऑफ एसेट थी उनको ब्रिंग डाउन, वापस उनको उनकी रियल वैल्यूएशन पे लाया जा सके। दिस इज द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। दूसरा पर्पस क्या है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का, कि टू ऑफर द शेयर होल्डर द शेयर्स विच ट्रूली रिप्रेजेंट द रियल वर्थ ऑफ द कंपनी। यानी जो कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनको वो शेयर प्रोवाइड कर सके जो कंपनी की रियल वर्थ, रियल वैल्यूएशन शो करें। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का ये है कि अब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन से जो नई कंपनी फॉर्म हुई है, वो अब मार्केट से फ्रेश कैपिटल रेज कर सकती है। कैसे, बाय इशूइंग न्यू शेयर। मार्केट में नए शेयर इशू करके फ्रेश कैपिटल मार्केट से रेज कर सकती है। तो दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का, कि अब जो नई कंपनी फॉर्म होगी वो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, नया बना सकती है। बताया था ना, पिछली जो ओल्ड कंपनी थी उसने शायद कुछ पॉइंट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं ऐड किए थे, तो जो नई कंपनी फॉर्म होगी, नई कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो नए पॉइंट को इंक्लूड कर सकती है, क्योंकि अब वो नई कंपनी है, नए सिरे से शुरू हो रही है। तो दीज आर द फोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है। अब ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है ना, ये इन
तीनों जो अब अभी हमने पढ़े हैं ना, एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ये जो तीन हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन के फॉर्म्स पढ़े हैं उनसे अलग है एकदम। ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है ये उन तीनों से काफी अलग है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे न तो कोई लिक्विडेशन होता है किसी कंपनी का, न कोई कंपनी फॉर्म होती है, ठीक है। ना कोई कंपनी लिक्विडेट होती है, ना कोई कंपनी फॉर्म होती है जो एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर करे। न कोई कंपनी फॉर्म होगी, न लिक्विडेट होती है। यहाँ पे सिंपली क्या होता है, देयर इज अ रीअरेंजमेंट एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। यहाँ पे जो कंपनी है उसका जो शेयर कैपिटल है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसका रीअरेंजमेंट होता है और रिडक्शन होता है सिंपली, ठीक है। कंपनी एज इट इज अपनी लीगल आइडेंटिटी मेंटेन करती है, बस वो थोड़ा सा क्या होता है, इंटरनली रीऑर्गेनाइज हो रही है। जो एक्स लिमिटेड कंपनी है वो एक्स लिमिटेड कंपनी एज इट इज है, ठीक है, लेकिन उसने क्या है, आपस में अंदर ही उसने क्या किया है, इंटरनली अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज किया है, अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया है, ठीक है, और कुछ रीअरेंजमेंट्स किए हैं। तो इसको कहा जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक। आ, वो कंपनी जिसको लास्ट में कुछ पिछले कुछ सालों से ह्यूज एक्यूमुलेटेड लॉस हो गए हैं, कुछ इकट्ठा हो गए हैं ह्यूज लॉसेस, और जिसके जो एसेट्स हैं ओवर वैल्यू हो गए हैं, ठीक है, तो वो कंपनी जो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जा सकती है और अपने कैपिटल को रिड्यूस करती है, ठीक है। और जो ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है इसमें बेसिकली होता क्या है, जो शेयर कैपिटल होता है, वे इज माई पेन, हाँ, इसमें क्या होता है, जो शेयर कैपिटल होता है इट इज रिटन डाउन टू इट्स रियल वर्थ। जो शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस होता है टू इट्स रियल वर्थ, असली जो वैल्यूएशन है उस पर रिड्यूस होता है, और ये जो रिड्यूस्ड अमाउंट है ये यूज किया जाता है फॉर राइटिंग ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, जो इकट्ठा हुए लॉसेस हैं, उनको राइट ऑफ करने में इस अमाउंट को रिड्यूस किया जाता है, ठीक। ये बात समझ में आई। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ना कोई कंपनी लिक्विडेट होती है, ना कोई कंपनी फॉर्म होती है, कंपनी अपनी लीगल आइडेंटिटी एज इट इज मेंटेन करती है, बस वो इंटरनली थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज होती है, अपने शेयर कैपिटल को कंपनी रिड्यूस करती है, शेयर कैपिटल को रीअरेंज करती है, ठीक है, अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करती है, और ये जो रिड्यूस अमाउंट है वो यूज होता है फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है। तो दिस इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब सवाल ये आता है, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या पर्पस है इसका। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है ताकि कंपनी की ट्रू एंड फेयर एंड एक्चुअल पिक्चर ऑफ कंपनी को शो किया जा सके, कंपनी की जो ट्रू एंड फेयर एंड एक्चुअल पिक्चर है वो शो की जा सके, ठीक है। कैसे, बाय राइटिंग ऑफ द पास्ट ईयर्स एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो कंपनी के पिछले साल के जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे उनको राइट ऑफ करके, ठीक है, एंड राइटिंग डाउन द वैल्यू ऑफ एसेट टू ट्रू वैल्यू, ये जो एसेट्स थे जो ओवर वैल्यू हो गए थे इनको इनकी ट्रू वैल्यू पे राइट डाउन करके, ठीक है। तो ये इस पर्पस है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। दूसरा पर्पस क्या है, टू रिड्यूस द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, शेयर की फेस वैल्यू रिड्यूस करना, ये भी एक पर्पस है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, रिड्यूस करके उसकी रियल वर्थ एक्चुअल वैल्यूएशन पे लाना, ये भी पर्पस है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। तो दिस इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो चलिए अब मैं शॉर्ट में, वैसे मैं उम्मीद करती हूँ आपको एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ये अब तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब जल्दी से जरा मैं शॉर्ट में आपको तीनों के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ, ठीक है। वैसे अगर तीनों का कॉन्सेप्ट आपको अब समझ में आ गया है तो डिफरेंस भी आप जल्दी जल्दी समझ लेंगे। पहला डिफरेंस तीनों के बीच में क्या है, वाइंडिंग अप से रिलेटेड। वाइंड अप से रिलेटेड मतलब क्या है, एमलमेशन में क्या होता है, जो भी कंपनी एमलमेट होती है वो सब क्या होती है, वाइंड अप होती है। बताया था ना, एमलमेशन में दो कंपनी अगर कंबाइन कर रही है, नई कंपनी फॉर्म हो रही है, तो ये दोनों कंपनी क्या होंगी, लिक्विडेट होंगी, वाइंड अप होंगी। तो वही है, ऑल द कंपनी विच गो इनटू एमलमेशन आर वाउंड अप, ठीक। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में केवल वो कंपनी वाइंड अप होती है विच इज सेलिंग कंपनी, विच इज परचेज बाय सम अदर कंपनी। एब्जॉर्प्शन में केवल एक कंपनी वाइंड अप होती है जिसको दूसरी कंपनी खरीद रही है, वही केवल वाइंड अप होती है। रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन में अगर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है तो केवल वो कंपनी वाइंड अप होती है जो जिसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फिर से एक नए पैकेजिंग के साथ जिसे हम फॉर्म कर रहे हैं,
केवल वो कंपनी वाइंड अप होती है। ठीक है, जैसे एक्स लिमिटेड कंपनी है वो वाइंड अप होती है क्योंकि अब न्यू एक्स लिमिटेड कंपनी फॉर्म होगी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। एमलमेशन में दो या दो से ज्यादा कंपनी वाइंड अप होती है, इसमें एक कंपनी, और इसमें भी रिकंस्ट्रक्शन में भी वही कंपनी, एक कंपनी वाइंड अप होती है। दूसरा जो डिफरेंस तीनों के बीच में वो है कि ओरिजिन ऑफ अ न्यू कंपनी। एमलमेशन में क्या होता है, नई कंपनी फॉर्म होती है, अ न्यू कंपनी मस्ट बी फॉर्म, एक नई कंपनी फॉर्म होती है। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या नई कंपनी कोई फॉर्म होती है, नहीं। एब्जॉर्प्शन में नो न्यू कंपनी इज फॉर्म, इसमें कोई कंपनी नई फॉर्म नहीं होती है। इसमें क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी छोटी कंपनी को परचेज करती है, ठीक है, एब्जॉर्ब करके अपने में ऐड ऑन करती है, तो यहाँ कोई नई कंपनी नहीं फॉर्म होती है एब्जॉर्प्शन में। जबकि रिकंस्ट्रक्शन में, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में नई कंपनी फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस तीनों के बीच में क्या है, ऑब्जेक्टिव का। एमलमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन तीनों का ऑब्जेक्टिव अलग है। देखिए, एमलमेशन का ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था, टू इलिमिनेट द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन अमंग द कंपनीज। जो एमलमेटेड कंपनी है उनके बीच में जो कंपटीशन था उसको खत्म करना, ये पर्पस होता है एमलमेशन का। जबकि एब्जॉर्प्शन का क्या पर्पस होता है, एब्जॉर्प्शन का पर्पस होता है अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड कर सकें। एक कंपनी छोटी कंपनी को एब्जॉर्ब करके और बड़ी कंपनी बन जाती है, ठीक है, ताकि वो अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड कर सके, इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन अचीव कर सके। ठीक है, तो दिस इज द पर्पस ऑफ एब्जॉर्प्शन। जबकि रिकंस्ट्रक्शन का पर्पस क्या है, रिकंस्ट्रक्शन का पर्पस है टू राइट ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ द पास्ट ईयर। पिछले साल के जो एक्यूमुलेटेड, पिछले कुछ सालों के जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उनको राइट ऑफ किया जा सके, एंड ऑफर किया जा सके शेयर होल्डर को वो शेयर जो कंपनी की ट्रू वर्थ, ट्रू वैल्यू शो करते हो। तो दिस इज द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये इनके बीच में तीन डिफरेंसेस हैं। अगर मैं एक और डिफरेंस की बात करूं, शेयर होल्डर्स पोजीशन इन द न्यू कंपनी, यानी एमलमेशन के केस में अगर पहले हम देखें कि शेयर होल्डर की क्या पोजीशन होती है, नई कंपनी जो फॉर्म हुई है उसमें क्या पोजीशन होती है। तो जो शेयर होल्डर होते हैं एमलमेटेड कंपनी के, ठीक है, जो दो कंपनी जो आपस में एमलमेट हो रही हैं और नई कंपनी बन रही हैं, ठीक है, तो जो शेयर होल्डर होते हैं एमलमेटेड कंपनी के, दे बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द न्यू कंपनी, वो नई कंपनी के भी शेयर होल्डर हो जाते हैं, एंड वो उसी प्रपोर्शन में कंटिन्यू करते हैं इन द न्यू कंपनी। न्यू कंपनी में भी उनकी उतने % हिस्सेदारी होती है। ठीक है, तो ये होता है एमलमेशन में। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में जो परचेजिंग कंपनी है उसके अपने खुद के भी शेयर होल्डर थे पहले के। ठीक है, ये जो परचेजिंग कंपनी है और ये है सेलिंग कंपनी, ये इसमें जाके एब्जॉर्ब हो रही है। तो जो परचेजिंग कंपनी है इसके पहले से कुछ शेयर होल्डर थे, ठीक है, और फिर उसके बाद शेयर होल्डर आ गए सेलिंग कंपनी के। तो जनरली एब्जॉर्प्शन के केस में जो सेलिंग कंपनी है इसके शेयर होल्डर भी परचेजिंग कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, लेकिन जनरली वो आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं, जनरली नहीं कंटिन्यू करते हैं। जो सेलिंग कंपनी है उसके जो शेयर होल्डर होते हैं वो परचेजिंग कंपनी के शेयर होल्डर बन के आगे जनरली नहीं कंटिन्यू करते हैं, बाकी वो बन जाते हैं। सेलिंग कंपनी के भी शेयर होल्डर बाद में जाके परचेजिंग कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं। ठीक है, और अगर हम रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ ओल्ड कंपनी, जो ओल्ड कंपनी एक्स लिमिटेड कंपनी थी उसके जो शेयर होल्डर है दे कंटिन्यू टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ न्यू एक्स लिमिटेड कंपनी। ये जो न्यू एक्स लिमिटेड कंपनी फॉर्म हुई इसके शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर एज इट इज आगे नई कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। बस ये जो एब्जॉर्प्शन है उसके केस में भी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली शेयर होल्डर आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। अगला एंड लास्ट डिफरेंस तीनों के बीच में है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। अगर हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो जनरली एमलमेशन के केस में जो एमलमेटिंग कंपनीज होती हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन की अगर हम बात करें तो वो सेम होती है। यहाँ पर एमलमेशन के केस में जो दो कंपनी कंबाइन कर रही होती हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन जनरली सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, जबकि एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के केस में जो परचेजिंग कंपनी है जो परचेज कर रही होती है वो जनरली साउंड पोजीशन पे होती है, एक स्ट्रांग पोजीशन पे होती है। ठीक है, और जो सेलिंग कंपनी होती है वो थोड़ी सी वीक कंपनी होती है। ठीक है, वो उसके कंपेयर में थोड़ी सी फाइनेंशियली वीक कंपनी होती है। और जबकि अगर मैं रिकंस्ट्रक्शन की बात करूं तो रिकंस्ट्रक्शन में जो ओल्ड कंपनी होती है वो थोड़ी सी फाइनेंशियल ट्रबल में होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, वो सिक कंपनी होती है जिसको ह्यूज लॉसेस हो रहे होते हैं, तो इसीलिए वो रिकंस्ट्रक्शन में जाती है और एक नई कंपनी फॉर्म होती है।
ठीक है। तो दीज वेयर द 5 डिफरेंसेस बिटवीन एमलमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब एक लास्ट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ, दैट इज अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, अकाउंटिंग के, क्योंकि मेन तो हमें यही काम करना है ना, हमें आगे अगले लेक्चर में आपको मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगी कि कैसे बुक, ये जो एमलमेटिंग कंपनी है, ठीक है, जो परचेज कर रही है दूसरी कंपनी को, उसके बुक ऑफ अकाउंट में कैसे मेंटेन किया जाएगा, उसकी बुक ऑफ अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाएगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटी है। क्योंकि यहाँ पे हम 3 फॉर्म्स की बात कर रहे हैं ना, एमलमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इन 3 फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटी है। तो अब मैं बता देती हूँ कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज नो डिफरेंस इन एमलमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एमलमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इनका जो बेसिक थोड़े से जो डिफरेंस थे वो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए हैं, 5 डिफरेंसेस हैं। बाकी अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अकाउंटिंग प्रोसीजर इज सेम, इनका अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसीजर करेंगे, वो तीनों ही केस में सेम है। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में अलग होता है, जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैंने बताया था उसमें डिफरेंट होता है। बट एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एमलमेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इन तीनों केसेस में अकाउंटिंग प्रोसीजर इज सेम। अब ये अकाउंटिंग प्रोसीजर क्यों सेम है, इसलिए सेम है क्योंकि देखिए मैंने बताया था एमलमेशन में क्या हो रहा है, ये है सेलिंग कंपनी, ये है सेलिंग कंपनी, एक न्यू कंपनी फॉर्म हुई, परचेजिंग कंपनी। तो ये कंपनी लिक्विडेट होगी, ये कंपनी लिक्विडेट होगी। ठीक है, तो इनका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे और एक नई कंपनी फॉर्म होगी, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विडेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको 2 बार करना होगा और जो नई कंपनी फॉर्म हो रही है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 1 बार करना होगा। तो क्या है, एमलमेशन के केस में आपको 3 बार ऐसे ट्रीटमेंट करना होगा। और अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये जो S1 कंपनी है, सेलिंग कंपनी, ये क्या हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, तो आप इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे और नई कंपनी जो फॉर्म हो रही है, सॉरी एब्जॉर्प्शन है ना, सॉरी एब्जॉर्प्शन के केस में ये जो परचेजिंग, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है, ये सेलिंग कंपनी छोटी होनी चाहिए, सेलिंग कंपनी शुड बी स्मॉलर वन एंड परचेजिंग कंपनी शुड बी बिगर वन, ये बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो सेलिंग कंपनी है, ये लिक्विडेट होगी और ये जाके परचेजिंग कंपनी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इसके लिक्विडेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है और इसमें जो एब्जॉर्ब हो रही है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये जो सेलिंग कंपनी है, ठीक है, ये इसका लिक्विडेशन का आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है और इसमें जो नई कंपनी फॉर्म हो रही है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो आपने देखा सेम काम करना है आपको तीनों ही केसेस में, चाहे वो एमलमेशन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो। एक है लिक्विडेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और एक है नई कंपनी फॉर्म होने का। तो काम सेम करना है, इसीलिए इनका अकाउंटिंग प्रोसीजर इज सेम, राइट। अच्छा, एक बात और है, मेरा एक वीडियो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डिस्कस किया था ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज ऑल अबाउट एमलमेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, ठीक है, उसमें बताया गया है कि एमलमेशन एंड एब्जॉर्प्शन के केस में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड विद अकाउंटिंग फॉर एमलमेशन, तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जब भी कोई 2 कंपनी कंबाइन होती हैं और एक नई कंपनी फॉर्म होती है। ठीक, तो चलिए फिर मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आज के लेक्चर में पूरा जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था वो मैंने कोशिश की कि आज के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एमलमेशन 2 टाइप का होता है, एमलमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड एमलमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड परचेज कंसीडरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैसे बुक ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्री की जाती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस आपको सीक्वेंस में धीमे धीमे मेरे साथ पढ़ना है। पार्ट 1 आज मैंने कंप्लीट किया है, तो आप इसको देखिएगा,
फिर जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊँ तो मतलब एक सीक्वेंस में चलिएगा, ठीक है? और ये बहुत ईज़ी टॉपिक है। जनरली बच्चे इससे बहुत डरते हैं, बच्चों को लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बट इट इज़ वन ऑफ द ईज़ी टॉपिक, एमैल्गमेशन एंड एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ कंपनी। तो ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा और अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर समझ में आए तो वो भी बताइएगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।